आज ये हमारा फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम बात करेंगे रोप एंड बेल्ट फ्रिक्शन की। ठीक है, तो देखिए रोप एंड बेल्ट फ्रिक्शन होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। आपको मैं जनरल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने घास काटने की मशीन देखी होगी गांव में, या आपने आटा चक्की देखी होगी। उनमें क्या होता है, उनमें पावर ट्रांसमिशन के लिए हम रोप और बेल्ट का यूज करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं, जिससे कि आपकी जो रोप है वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसफर करती है। तो हम उसी की बात है, ये वही है रोप एंड बेल्ट फ्रिक्शन। अगर उस शाफ्ट और उस रोप के बीच में या बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन ना लगे तो हम उस पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्रिक्शन की वजह से ही वो पावर ट्रांसफर होती है। देखिए जैसे आपने इस तरह से देखा होगा, एक आपकी ये हो गई शाफ्ट, एक शाफ्ट आपकी ये हो गई, और इस तरह से शाफ्ट के ऊपर इस तरह से ये आपकी बेल्ट चढ़ी हुई होती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए इस तरह से रोटेशन कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये तो है आपका ड्राइवर, पुली ए क्या है आपकी, पुली ए आपकी ड्राइवर है, और पुली बी जो है आपकी ये फॉलोवर है। ड्राइवर उसे कहते हैं जो आपकी मोटर से जुड़ी हुई होती है। ड्राइवर को बाहर से एनर्जी मिलती है शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, और ये जो फॉलोवर है, ये फॉलोवर इस शाफ्ट को फॉलो करेगी रोटेट होने के लिए। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए पुली ए आपके ड्राइवर है और पुली बी आपकी फॉलोवर है। पुली ए जो घूम रही है वो किसी ना किसी सोर्स से घूम रही है, जैसे कि मोटर हो गया आपकी, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को घुमाएंगे, या जनरेटर वगैरह हो गया, उसकी सोर्स से आपका ड्राइवर घूम रहा है। और इसी ड्राइवर की हेल्प से जिस डायरेक्शन में आपका ड्राइवर घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपका ये फॉलोवर घूमेगा। अगर आपकी बेल्ट की कंडीशन इस तरह से है, अगर इस बेल्ट को मैं क्रॉस कर दूंगा, यानी ये जो ऊपर वाली बेल्ट है उसे नीचे ले आऊंगा, और जो नीचे वाली बेल्ट है उसे ऊपर ले जाऊंगा, उस कंडीशन में आपके रोटेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर, ये आपने देखा होगा यहाँ लिखा है टाइट और टेंशन साइड, ऊपर लिखा है आपका स्लैक साइड। ठीक, तो टाइट टेंशन साइड का मतलब क्या है, देखिए ये आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी ये जो आपका ड्राइवर है, ये ड्राइवर इस बेल्ट को यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से छोड़ रहा है, ऐसे कर रहा है। तो जब यहाँ से इस बेल्ट को खींच रहा है तो मैंने इस साइड को कह दिया टेंशन साइड। ठीक है, और जब यहाँ ये छोड़ रहा है तो ये कह दिया मैंने स्लैक साइड। टेंशन साइड के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगी रस्सी में, वो स्लैक साइड के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है इसका, जो मैंने आपको भी बताया। अब देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। द ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय मीन्स ऑफ बेल्ट और रोप ड्राइव इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द व्हील एंड द बेल्ट। जो मैंने आपको बताया था अभी कि पावर के ट्रांसमिशन के लिए किस किस के बीच में, बेल्ट और शाफ्ट के बीच में, रोप और शाफ्ट के बीच में, इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द व्हील एंड द बेल्ट। ठीक, वो केवल तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप जैसे ही शाफ्ट के ऊपर बेल्ट को चढ़ाएंगे, उसे घुमाएंगे, तो आपकी बेल्ट उससे नीचे उतर जाएगी। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि शाफ्ट से बेल्ट उतर जाती है, वो उसी कंडीशन में उतरती है जिस कंडीशन में आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। आपने देखा होगा जो बेल्ट बनाई जाती है, बेल्ट की सरफेस खुरदुरी होती है, और जो आपकी शाफ्ट होती है वो भी खुरदुरी होती है। तो उन दोनों को इसीलिए खुरदुरी या रफ बनाया जाता है, जिससे कि उनमें फ्रिक्शन जनरेट हो। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच पुली इज कनेक्टेड बाय द रोटेटिंग शाफ्ट इज कॉल्ड द ड्राइवर। जो पुली आपकी रोटेटिंग शाफ्ट से कनेक्ट है, यानी सोर्स से कनेक्ट है, वो आपकी ड्राइवर कहलाती है। और विच पुली हैव नीड टू बी ड्राइवर इज कॉल्ड फॉलोवर। और जिस पुली को घुमाने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ रही है उसे हम फॉलोवर कहते हैं। क्लियर है? द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप ऑल अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। आपकी बेल्ट जहां से जहां तक आपकी टच कर रही है, जहां से जहां तक आपकी कॉन्टैक्ट में है, उतने पूरे सरफेस में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट द ड्राइविंग पुली पुल्स द बेल्ट फ्रॉम वन साइड कॉल्ड टेंशन साइड। जो आपकी ड्राइविंग पुली है वो एक तरफ से शाफ्ट को पुल करेगी, मैंने बताया था आपको, उसे कहेंगे टेंशन साइड या टाइट साइड। एंड डिलीवर्स इट टू द अदर साइड, और दूसरे साइड में वो इसे डिलीवर कर देगा, उसे कहेंगे हम स्लैक साइड। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको समझाई दिया। एक लाइन मैंने आपको ये भी बताई थी कि द टेंशन T1 इन द बेल्ट ऑन द टेंशन साइड इज मोर देन टेंशन T2 ऑन द स्लैक साइड।
टाइट साइड में जो टेंशन होगी वो सिलेक्ट साइड से ज़्यादा होगी। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जहां आपकी टाइट साइड या टेंशन साइड होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टाइट साइड एंड सिलेक्ट साइड फोर्स इन अ रो। ये आपका डेरिवेशन है कि अगर किसी शाफ्ट पर हमने एक बेल्ट चढ़ाई है और उस बेल्ट पर क्या है, आपकी एक साइड तो टेंशन होगी, दूसरी साइड आपकी स्लैक होगी, यानी एक साइड टाइट है एक स्लैक है, जो मैंने भी आपको बताया है कि ये आपका T1 है और ये T2 है। तो इस T1 T2 में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। इस T1 T2 में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। देखिए इस डायग्राम को साथ के साथ समझाते चलूंगा, मैं इधर भी पढ़ता चलूंगा, समझाता चलूंगा, यहाँ भी आपको बताता चलूंगा। ए ड्राइवन पुली रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। मैंने एक ये पुली ले ली। अभी आप देखिए बस इसे समझिएगा, ये जो गोल गोल आपका जो ये सर्किल बना है ये एक पुली है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। अब मैं इसके ऊपर मैंने ये बेल्ट चढ़ा दी। देखिए ये जो है ये यहाँ बेल्ट आ रही है और बेल्ट आपकी यहाँ आ रही है। अभी सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बेल्ट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, क्लियर है। अब मैंने मान लिया यहाँ टेंशन आपकी T1 है और यहाँ टेंशन आपकी T2 है, और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है आपकी टाइट और इधर वाली साइड है आपकी स्लैक, ठीक है, ये साइड टाइट हो गई, ये स्लैक हो गई। तो यहाँ से T1 क्या आ गया, लेट T1 इज इक्वल टू टेंशन ऑन टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, और T2 क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट। T1 टाइट साइड में आपकी टेंशन हो गई, T2 आपकी स्लैक साइड में टेंशन हो गई। तो मैंने बताया था T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ टाइट साइड में जो टेंशन होती है वो स्लैक साइड में टेंशन से ज़्यादा होती है। थीटा मैंने मान लिया एंगल। देखिए थीटा एंगल क्या है, आप ये देखिए यहाँ इस तरफ आपकी जो टेंशन साइड है, यहाँ आपकी बेल्ट कहाँ तक कॉन्टैक्ट में है और आपकी स्लैक साइड में कहाँ तक कॉन्टैक्ट में है। तो सेंटर से वो जितना एंगल बनाएंगे, देखिए जैसे यहाँ इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट में, यहाँ इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट में है, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओ, इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओ, तो वो जो एंगल बनेगा थीटा वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बेल्ट विद पुली, कि आपका जो पुली है वो बेल्ट से कितने एंगल पर कॉन्टैक्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप सोचो कि ये 180 ही हो, ये आपका 30 डिग्री भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है और 360 से ज़्यादा भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है इसकी। मैंने तो एक एग्जाम्पल मान लिया कि आपका एंगल थीटा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने मान लिया जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है आपकी, इस कॉन्टैक्ट सरफेस में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है बेल्ट और पुली के बीच में वो कितना है, मी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आपने सर्किल बनाया, सर्किल पर एक रोप इधर चढ़ाई, एक यही रोप आपकी इधर आ गई, ये टाइट साइड हो गई, ये स्लैक साइड हो गई, यहाँ टेंशन T1 हो गई, यहाँ T2 हो गई, एंगल थीटा हो गया जो कॉन्टैक्ट एंगल है, और आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका थीटा एंगल है जो आपका कॉन्टैक्ट में है, इसमें से मैं एक एलिमेंट ले लूँगा, इसमें से मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट ले लूँगा। देखिए कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ बेल्ट AB इन कॉन्टैक्ट विद द पुली। मैंने क्या कर दिया, एक स्मॉल पोर्शन AB जो कॉन्टैक्ट में है वो ले लिया। देखिए जैसे आप भी देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो AB मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, और ये मान लिया कि जो एंगल है भाई यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक रस्सी के बीच में जो एंगल है ये आपका कितना है, डेल थीटा है। कितना है, डेल थीटा। तो देखिए AB मेक्स एंगल डेल थीटा एट द सेंटर ऑफ द पुली। AB आपका सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, डेल थीटा। और मैंने मान लिया जो आपकी ये स्लैक साइड है यहाँ मैंने टेंशन T मान ली, और जो आपकी टाइट साइड है यहाँ मैंने आपकी टेंशन T प्लस डेल T मान ली। तो लेट T एंड T प्लस डेल T बी द टेंशन ऑन द स्लैक साइड एंड द टाइट साइड रेस्पेक्टिवली इन द एलिमेंट। मुझे पता है टाइट साइड में टेंशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ T है तो यहाँ कितनी होगी, T प्लस डेल T, यानी T से ज़्यादा होगी जितनी भी होगी वो, ठीक है नहीं। आगे देखिए हमने क्या माना, अब मैं इस केवल AB पोर्शन की बात करूँगा, इस AB पोर्शन के लिए रिलेशन निकालूंगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पूरे के लिए आ जाएगा। क्लियर है, तो इस AB पोर्शन पे ध्यान देंगे बस। अब देखिए जब ये आपका यह इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से एक रिएक्शन लगेगी आपके ऊपर R, जैसे हम फ्रिक्शन में लगाते हुए आए हैं। अब आपका मोशन किस साइड में होगा, आपका जो आपकी टेंशन कहाँ ज़्यादा है, आपकी टेंशन ज़्यादा है टाइट साइड की तरफ। किधर है, टाइट साइड की तरफ। तो जब टेंशन इधर ज़्यादा है आपकी, तो आपका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा,
फ्रिक्शन लगेगा आपका इस डायरेक्शन पे, F इजगल टू म्यू आर, यानी स्लैक साइड की डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो इस कंडीशन में देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पर मैंने मान लिया देखिए यहाँ पर टेंशन T हो गई बेल्ट ए में, इधर B पर कितनी हो गई, टेंशन T प्लस डेल टी हो गई, नॉर्मल रिएक्शन R हो गई, ये C पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स F इजगल टू म्यू आर मान लिया। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसके अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। किसकी कंडीशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम की। यहाँ देखिएगा, नाउ अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मैं समीशन एफ एक्स इजगल टू 0 लगाऊंगा, तो आप देखिए एफ एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एक तो लगा है आपका ये एफ इजगल टू म्यू आर, तो ये आ गया म्यू आर, ये वाली डायरेक्शन प्लस की है हमारी, इधर वाली माइनस की है, तो म्यू आर प्लस एक ही जो टी फोर्स लगा है, मैं केवल ए बी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन T1 T2 से हमारा कोई मतलब नहीं भी, जो यहाँ ये T1 T2 लग रहे हैं। अब इसके अंदर आपका जो ये T फोर्स लग रहा है, तो इस T का कंपोनेंट क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, T कोस डेल थीटा बाई 2, तो ये ले लिया मैंने T कोस डेल थीटा बाई 2। इधर जो ये आपका है T प्लस डेल टी, इसका कंपोनेंट क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, T प्लस डेल टी इंटू कोस थीटा बाई 2, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये मैंने माइनस का ले लिया, इजगल टू किसके आगे, 0 के, ठीक। अब मुझे पता है कि ये जो डेल थीटा बाई 2 एंगल है ये बहुत स्मॉल है, जब स्मॉल है तो कोस डेल थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका एंगल वेरी स्मॉल हो उस कंडीशन में कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है और साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो स्मॉल कंडीशन में कोस डेल थीटा बाई 2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा 1, तो क्या आ जाएगा देखिए, म्यू आर प्लस के टी, ये टी बचेगा यहाँ, और माइनस के टी प्लस डेल टी इजगल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू आर प्लस का टी माइनस का टी माइनस का डेल टी इजगल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया देखिए, म्यू आर माइनस टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो तो क्या बचा, म्यू आर माइनस डेल टी इजगल टू 0। यहाँ से आपका आ गया म्यू आर इजगल टू डेल टी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। अब बात करते हैं देखिए समीशन वाई की। तो समीशन वाई में कौन कौन से फोर्स लगे हैं, एक तो ये आपका आर काम कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा आर आपका, तो देखिए ये आ गया आपका प्लस का आर, ठीक। अब ये जो टी है, टी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, टी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस का, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा, टी प्लस डेल टी का वर्टिकल माइनस के टी प्लस डेल टी साइन थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगी देखिए आपकी आर माइनस टी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस के टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई 2। क्लियर है। अब मैंने बताया था अगर थीटा आपका स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में आपकी साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ क्या पुट किया देखिए, व्हेन डेल थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल देन साइन डेल थीटा बाई 2 इजगल टू डेल थीटा बाई 2। तो यहाँ साइन डेल थीटा बाई 2 की जगह में क्या रख दूंगा, डेल थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन आर माइनस टी डेल थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेल थीटा बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये एज इट इज रहेगा आर माइनस टी डेल थीटा बाई 2, और अंदर आपका ये बचेगा माइनस के टी डेल थीटा बाई 2 माइनस के डेल टी डेल थीटा बाई 2। अब देखिए आपका यहाँ से क्या आएगा, ये जो वाली टर्म है देखिए ये भी स्मॉल टर्म है, जहाँ डेल का मतलब तो स्मॉल ही होता है, तो अगर मैं वेरी स्मॉल टर्म की वेरी स्मॉल टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वो और स्मॉल हो जाएगी, यानी ये लगभग 0 के लगभग हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये वाली जो टर्म है आपकी, मैंने से क्या लिख दिया, नाउ डेल टी इंटू डेल थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट इट। तो मैंने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। इसे नेग्लेक्ट करने के बाद ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आर, और ये टी डेल थीटा बाई 2 टी डेल थीटा बाई 2 ऐड हो जाएंगे, यानी आर माइनस 2 टी डेल थीटा बाई 2 ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका यहाँ से आर माइनस टी डेल थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई आपकी टी डेल थीटा। अब इस आर की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये क्या आएगी देखिए, म्यू इंटू टी डेल थीटा, आर की जगह मैंने क्या रख दिया, टी डेल थीटा इजिकल टू किसके आगे, डेल टी के। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, ये म्यू डेल थीटा तो मैंने यहाँ ले लिया, इस टी को मैंने इधर अपोन में पहुंचा दिया, ये टी वाले एक तरफ आ गए, थीटा एक तरफ बच गया आपका।
अब ऑन इंटीग्रेशन, अब मैंने क्या किया देखिए, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी अभी तो मैं इस एलिमेंट का निकल रहा था, अब मैं इस पूरे का निकालूंगा। तो जब मैं पूरे की बात करूंगा तो मैक्सिमम टेंशन आपकी T1 है और मिनिमम टेंशन आपकी T2 है। तो लिमिट क्या लगेगी आपकी, लिमिट लगेगी T2 से T1, क्या लगेगी T2 से T1। तो इंटीग्रेशन लिमिट T2 टू T1, यहाँ आएगा डेल टी ओवर टी, और इधर क्या बचेगा आपका, इधर के लिए आपका एंगल कितना है, आपका मैक्सिमम एंगल है थीटा, और मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो यह आएगी थीटा की लिमिट 0 टू थीटा म्यू इंटू डेल थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डेल टी ओवर टी का, लोग टी, ई बेस में आएगा ये, ठीक है। एल भी लिख सकते हैं इसे, लोग भी लिख सकते हैं। लोग लिखेंगे तो आपको ई दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ई बेस है या 10 बेस है। एल का फिक्स रहता है, एल में आपका ई बेस ही होता है। इधर आपका क्या आ गया देखिए, डेल थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा थीटा, और लिमिट क्या लगाएंगे 0 टू थीटा, ठीक। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग T1 माइनस के लोग T2, और लोग T1 माइनस लोग T2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लोग T1 ओवर T2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इधर म्यू, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा आपका थीटा, ठीक है। वो ये जब लिमिट लगाएंगे तो अंदर आएगा थीटा माइनस 0, तो थीटा में से 0 माइनस करके क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये आ गया आपका log ई बेस T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू थीटा, ठीक। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई देखिए। अब हम ले लेंगे इसका एंटी लॉग, जैसे ही मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ से तो लॉग खत्म हो जाएगा, और ये जो बेस है आपका वो इधर पहुंच जाएगा, यानी T1 ओवर T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ये आ गया आपका T1 और T2 में रिलेशन। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर की जो वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी ये टेंशन साइड होगी, और नीचे की वैल्यू आपकी स्लैक साइड में टेंशन होगी, यानी ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, नीचे की वैल्यू कम होगी। इजिकल टू आ गया आपका ई की पावर म्यू थीटा, जहां आपका थीटा क्या है, थीटा शुड बी इन रेडियन ओनली। थीटा जो एंगल है आपका वो हमेशा रेडियन में रखेंगे, न कि डिग्री में। यह आप ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में ही रखनी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ चीजें और इसमें यूज होंगी न्यूमेरिकल में। जैसे वो पूछ लेगा कि पावर ट्रांसमिटेड बाय ये बेल्ट, कि बेल्ट ने कितनी पावर ट्रांसफर करी, ठीक है। तो पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी वर्क डन पर सेकंड जितना कार्य किया गया है वो आपकी पावर कहलाती है, ठीक। तो यहां से देखिए क्या आएगा आपका, वर्क डन बाय द बेल्ट पर सेकंड इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्या आएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया यहाँ पर, तो फोर्स कितना होगा आपका, जब बेल्ट की बात करेंगे बेल्ट में फोर्स लगेगा आपका T1 माइनस T2, यानी मैक्सिमम टेंशन में से मिनिमम टेंशन को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका फोर्स। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, उसकी जगह मैंने रख दिया v। तो पावर ट्रांसमिटेड आपका आ गया P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, ठीक। T1 माइनस T2 यानी टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और v वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या होता है आपका, वाट, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ v क्या है आपकी, v है बेल्ट वेलोसिटी, और v कैसे निकलेगी आपकी, v निकलेगी पाई dn ओवर 60 से, पाई dn ओवर 60, जहाँ d क्या है, d आपकी है डायमीटर ऑफ पुली इन मीटर, मीटर में ही रखेंगे यहाँ, ये ध्यान रखेंगे आप। और n क्या है आपका, n है राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में आपकी पुली कितने चक्कर लगा रही है, वो कहलाएगी उसकी आरपीएम। ये आरपीएम में होगा, ये मीटर में होगा, ये ध्यान रखना, यूनिट का मेन ध्यान रखना है हमें इसके अंदर, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा। कभी कभी वो आपसे पूछ लगा कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, बेल्ट द्वारा कितना टॉर्क ट्रांसफर हुआ है, ठीक। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका फोर्स था T1 माइनस T2 उसके अंदर रेडियस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टॉर्क निकल जाएगा। तो ये आएगा T1 माइनस T2 इंटू डी बाई टू, ये तो डायमीटर का हाफ कर दो, या इसकी जगह लिख देंगे R, यानी T1 माइनस T2 इंटू R क्या है आपकी, रेडियस ऑफ पुली इन मीटर। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखिए पहले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे अभी हम। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है आपका, ये है ए रोप मेकिंग ए रोप मेकिंग 1 into 1/4 ton round a stationary horizontal drum is used to support weight W as shown in figure। एक रोप है आपकी, और वो रोप उसने कितने चक्कर लगाए हुए हैं, जो रोप है आपकी देखिए, मान ले कोई पुली है, उस पुली पर उस रोप को ने कितने चक्कर लगाए हैं। देखो एक चक्कर में अगर एक रोप आपकी एक पुली पर एक चक्कर लगा रही है,
तो एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी 2 पाई का एंगल बनाएगी। और वो कितना एंगल बना रही है, वो कितने चक्कर लगा रही है आपके 1 + 1/4। कितने लगा रही है 1 + 1/4, यानी 1.25 टर्न। तो 1.25 टर्न में कितना एंगल बनाएगी वो 1.25 × 2 पाई, ऐसे ये एंगल निकलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है। ए रोप मेकिंग 1 + 1/4 टर्न अराउंड ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल ड्रम इज यूज टू सपोर्ट वेट W एज शोन इन फिगर। एक हमने हॉरिजॉन्टल ड्रम यूज किया है टू सपोर्ट वेट W एज शोन इन फिगर, इस W वेट को सपोर्ट करने के लिए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.3, यानी म्यू की वैल्यू कितनी दे दी 0.3। और थीटा कितना होगा आपका, थीटा होगा देखिए आपका 1 × 1/4 × 2 पाई। ठीक है, यानी ये कितना जाएगा 4 × 4, 4 और 1 5, 5/4 × 2 पाई। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से एंगल, इसे निकाल लेंगे 2.5 पाई। 2.5 पाई, यहाँ से थीटा निकल गया आपका, म्यू मैंने ऊपर रखी दिया 0.3। अब देखिए इसके अंदर दो कंडीशन है, इसमें क्या कहा है देखिए, पहले पढ़ लें आप इस आगे। व्हाट रेंज ऑफ वेट कैन बी सपोर्टेड टू एक्सर्टिंग ए 600 न्यूटन फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द रोप। ठीक, ये जो आपका 600 न्यूटन का फोर्स लगा है, इस 600 न्यूटन को एक्सर्ट करने के लिए आपको ये W कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी रहे। ये 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये आपका W लग रहा है। ठीक, अब देखिए म्यू आपने निकाल लिया, थीटा आपका इतना आ गया। अब बात करते हैं, देखिए इसमें दो कंडीशन होंगी। आपको ये नहीं पता कि ये आपकी साइड टेंशन वाली है या ये वाली है, यानी आपको टाइट साइड का नहीं पता कि आपकी टाइट साइड ये है या ये है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं मान लूँगा कि W वेट आपका नीचे की ओर मोशन करने के लिए रेडी है। ठीक, यानी जो उसकी टेंडेंसी है W की, वो क्या है, W की टेंडेंसी है नीचे मोशन करने की। तो अगर नीचे मोशन करने की टेंडेंसी है तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा होगा, यानी ये टाइट साइड होगी आपकी और ये स्लैक साइड होगी। उस केस में आपकी T1 की वैल्यू W होगी, T2 की वैल्यू 600 होगी। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, अगर W की टेंडेंसी ऊपर मोशन की है, ऊपर मोशन करने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा आपका T1 होगा 600, टाइट साइड ये होगी आपकी और स्लैक साइड हो जाएगी आपकी ये। तो आपके दो केस बनेंगे यहाँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो केस बनाएंगे हम। तो पहला केस लेंगे, देखिए हम यहाँ पहले केस में हम ये मान के चलेंगे, लेट द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द वेट ऑफ W बी डाउनवर्ड। हमने मान लिया जो वेट आपका W है उसका मोशन डाउनवर्ड है। तो जब ये डाउनवर्ड है तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी W और T2 आ गया आपका 600। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, T1/T2 = e⁻μθ। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए e⁻0.3 म्यू की वैल्यू और थीटा कितना है 2.55, यानी यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा e⁻0.75 पाई। ये आ गया आपका T1/T2 की वैल्यू। ठीक है, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा T1/T2 = 10.5507 और T1 की वैल्यू कितनी है W, T2 की वैल्यू कितनी है 600 इजिकल टू कितना आ गया 10.5507। तो W की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 × 10.5507 और W आपका आ गया 6330.43 न्यूटन। तो हमारी W की वैल्यू आ गई कब, जब हमारा W का मोशन डाउनवर्ड इम्पेंडिंग हो सकता है और आपकी टाइट साइड ये रहेगी। दूसरा केस देखिए आपका क्या है, दूसरा केस है आपका व्हेन इम्पेंडिंग मोशन, अगर हमें पता होता कि स्लैक साइड कौन सी है और आपकी टाइट साइड कौन सी है फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हम एक ही केस से कर लेते, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता तो यहाँ हमारी W की दो वैल्यू आएगी। ठीक है नहीं, अगर टाइट साइड है तब क्या है, स्लैक साइड है तो तब क्या है। तो व्हेन इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द वेट बी अपवर्ड, अगर अपवर्ड है तब क्या होगा देखिए, तब आपकी T1 की वैल्यू आएगी 600 न्यूटन और T2 आएगा आपका W। तो उस केस में आपका देखिए क्या आएगा T1/T2 = e⁻μθ
और ई टू द पावर म्यू थीटा तो सेम रहेगा। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी आई है 10.5507। और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है आपका 600 अपॉन W इजिकल टू 10.5507। तो यहाँ से W की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600 अपॉन 10.5507। तो यहाँ से W की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, देखिए 56.87 न्यूटन। तो यानी आपकी W की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो रेंज क्या आ गई आपकी W की 10 A 600 न्यूटन forces can support a range of load between 56.87 न्यूटन to 6330.43 न्यूटन वेट ऑन अदर साइड ऑफ ड्रम। ये आपका आ गया कि आपका जो ड्रम है, अगर ये 600 न्यूटन का जो फोर्स है, ये इस फोर्स से इस फोर्स तक क्या कर सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये रेंज आ गई, उसने रेंज ही पूछी थी। ठीक है नहीं, कि व्हाट रेंज ऑफ वेट कैन बी सपोर्टेड टू एक्सर्टिंग ए 600 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ द रोप। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको देखिए ये है, ए हॉरिजॉन्टल ड्रम ऑफ बेल्ट ड्राइव कैरीज द बेल्ट ओवर ए सेमी सर्किल अराउंड इट। एक आपका हॉरिजॉन्टल ड्रम है जो क्या कर रहा है आपका, उसके ऊपर बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट कैरी कर रही है। और बेल्ट जो कैरी कर रही है वो कितने पोर्शन में कैरी कर रही है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब आधे पोर्शन में। तो आधे पोर्शन में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई मतलब आपकी 180 डिग्री। तो यहाँ आपका थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री का मतलब क्या आ गया, पाई, क्योंकि रेडियन में लेंगे हम थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। आगे देखिए क्या कहा इसने, इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। इसके अंदर जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, टॉर्क कितना है 300 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी टी, टॉर्क टी आ गया आपका 300 न्यूटन मीटर। ठीक, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड रोप इज 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी, म्यू आ गया आपका 0.3, ये मैंने नीचे लिख दिया। कैलकुलेट द टेंशन इन द लिम्स 1 and 2 ऑफ द बेल्ट एज शोन इन फिगर एंड द रिएक्शन ऑन द बियरिंग। रिएक्शन निकालनी है, जो आर लगती है रिएक्शन यहाँ से, वो रिएक्शन आर निकालनी है। इस तरह से जो आपकी रिएक्शन आर लगेगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है T1 T2। यहाँ 1 में कितनी टेंशन होगी, T में कितनी टेंशन होगी। द ड्रम हैज ए मास ऑफ 20 kg एंड द बेल्ट इज एज्यूम्ड टू बी मासलेस। हमने मान लिया जो ड्रम है आपका, ड्रम का वेट ड्रम का मास कितना है 20 kg, और आपको जो बेल्ट है, बेल्ट के अंदर कोई मास नहीं है। अब आप इसमें देखिएगा मोशन आपका इस तरह से है, तो मोशन अगर आपका इस तरह से है तो टेंशन साइड आपकी ये होगी और आपकी स्लैक साइड ये होगी, यानी T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी T2 से। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अब हम इसे कैसे करेंगे। थीटा मैंने निकाल लिया, इसकी रेडियस दी है ड्रम की यहाँ 0.5 मीटर, आर की वैल्यू, मास दिया है M20 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ये आ गया। तो टॉर्क T होता है आपका T1 माइनस T2 इंटू आर। ठीक, तो टॉर्क की वैल्यू है 300 न्यूटन मीटर, यह आएगा T1 माइनस T2, आर की वैल्यू है आपकी 0.5। तो यहाँ से T1 माइनस T2 आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 600। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब मुझे फॉर्मूला पता है T1 ओवर T2 इक्वल टू होता है e टू द पावर म्यू थीटा। ठीक, तो T1 ओवर T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए e टू द पावर म्यू की वैल्यू है 0.3 और थीटा है आपका पाई। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.566। तो यहाँ से आपकी T1 की वैल्यू आ गई 2.566 इंटू T2। अब इस T1 की वैल्यू को पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या आएगा नाउ, देखिए T1 की जगह रखा मैंने ये वाली वैल्यू 2.566 T2 माइनस के T2 इक्वल टू 600। यह आ गया 1.566 इंटू T2 इक्वल टू 600। तो T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से आ गई 383.14 न्यूटन। तो T2 निकल गया देखिए आपका। अब बात करते हैं T1 की। T1 क्या आएगा आपका 2.566 इंटू T2, यानी 2.566 इंटू 383.14 कैलकुलेट करेंगे तो T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 983.13 न्यूटन। तो T1 भी आगे देखिए आपका।
अब दो रिएक्शन तो आपने निकाल ली, टेंशन निकाल ली यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसने पूछी रिएक्शन कितनी होगी। देखो अगर इसके अंदर मैं समीशन y इक्वल टू 0 लगा दूँ, क्योंकि रिएक्शन तो वर्टिकल है, तो क्या आएगा देखिए, r माइनस यहाँ टेंशन कितनी है T1, इधर टेंशन कितनी है T2, और कोई फोर्स काम कर रहा है इस पर। आपको जो बेल्ट है, बेल्ट का वेट तो है नहीं, लेकिन इसका वेट जरूर है ड्रम का। ड्रम का वेट कितना आएगा माइनस के mg, क्योंकि वेट उसका दिया है। तो ये कितना आएगा देखिए यहाँ से इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू हो गई आपकी T1 प्लस T2 प्लस के mg। ठीक है, तो r आ जाएगा आपका, T1 की वैल्यू देखिए आपने ये निकाली अभी 983.13, T2 आपने ये निकाला 383.14, और m कितना है, m है 20 kg, तो ये आ गया 20 इंटू, और g की वैल्यू होती है 9.81। ठीक, इसे कैलकुलेट करके हमारी r की वैल्यू आएगी यहाँ से 1562.27 न्यूटन। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए आप कोई भी बेल्ट का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि T1 की साइड कौन सी है, T2 की साइड कौन सी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका T1 T2 और R। देखिए जैसे कि हमारा पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको अभी डेरिवेशन कराया था, तो उस डेरिवेशन में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। आपका इस तरह से मोशन है, ठीक, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये आपका T1 होगा, ये T2 होगा, यानी जिधर से आपकी डायरेक्शन होगी पहले T1 आएगा। इधर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो T1 ये आएगा, T2 ये आएगा, यानी जो एरो होगी एरो की तरफ हमेशा T2 होगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टैक्ट में है तो T1 T2 का हमेशा ध्यान रखना है कि टेंशन साइड कौन सी है और स्लैक साइड कौन सी है, तभी आप न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे। इसने न्यूमेरिकल में कहीं भी ये नहीं दिया कि टेंशन साइड कौन सी है, लेकिन ये दे दिया कि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या है, अगर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो इसका मतलब ये साइड आपकी टेंशन होगी, यानी इधर से ये बेल्ट को पुल कर रहा है और इधर से बेल्ट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल में फिर हम अगले लेक्चर में फिर हम आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल कराएंगे।